3 जून 2026 सुबह 6:30। यूक्रेनी ड्रोन फिनलैंड की खाड़ी के पानी के बिल्कुल पास उड़ता है, इतना नीचे कि रडार उसे देख नहीं पाते। ये ड्रोन यहाँ पहुँचने से पहले 1000 किलोमीटर उड़ चुका है और सामने ही लक्ष्य है क्रोनस्टाट, रूस का सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डा जो सेंट पीटर्सबर्ग से 20 किलोमीटर दूर है, वही शहर जहां पुतिन का जन्म हुआ था। अंदर एक सूखी गोदी में एक युद्धपोत खड़ा है, बिना किसी सुरक्षा के, जो नियमित रख रखाव के बीच में है। ड्रोन नीचे जाता है और दूसरा ड्रोन पीछे से सब रिकॉर्ड करता है। इसी कैमरे से दुनिया जानती है कि यूक्रेन आम जहाज को तोड़ने नहीं आया था, वो इस जहाज का शिकार करने आई थी, क्योंकि इसमें रूसी नौसेना का सबसे बड़ा राज छुपा था। जब आप समझेंगे कि वो यूरोप के समुद्रों में क्या कर रहा था, तो शायद आप समझ जाएंगे कि अब वो कभी नहीं चलेगा। पहले मुझे हमले के बारे में बताने दीजिए, क्योंकि वो अकेला ही खबर बनने के लिए काफी था। देखिए, क्रोनस्टाट आम बेस नहीं है। ये सेंट पीटर्सबर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित एक किला द्वीप है, जो रूसी नौसेना का ऐतिहासिक जन्म स्थान है। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते सभी को यहीं से गुजरना पड़ता है। ये बाल्टिक का ताला है और ठीक इसी वजह से पूरे युद्ध के दौरान क्रोनस्टाट को अजेय माना जाता था। बहुत दूर, बहुत ज्यादा सुरक्षित। 3 जून की सुबह तक। उस सुबह यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों के पहले केंद्र के ड्रोन, जो यूक्रेनी खुफिया सेवा के साथ काम कर रहे थे, ने रूसी हवाई क्षेत्र में 1000 से 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। ड्रोन FP1 मॉडल के थे, एक हमला करने वाला विमान जो यूक्रेनी विश्लेषकों के अनुसार 60 से लेकर 100 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है। यहाँ एक विवरण है जो बहुत कुछ कहता है। जो कुछ हुआ उसकी सबसे कड़ी आलोचना यूक्रेन से नहीं आई, ये खुद रूस के अंदर से आई, एक युद्ध समर्थक सैन्य चैनल से, जिसका नाम राइबर है। उसने कहा, कॉर्वेट बिना सुरक्षा क्यों थी, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसका मतलब था कि ये वो सवाल है जिसका जवाब क्रेमलिन में, यानी वो महल जहां पुतिन रूस पर शासन करते हैं, कोई भी नहीं देना चाहता। चैनल ने संभावना जताई कि ड्रोन सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनलों से संवाद कर रहे थे और बीच में रिपीटर ड्रोन का उपयोग कर रहे थे। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, वह अदृश्य दीवार जिसे किसी भी ड्रोन को गिरा देना चाहिए था, ने कुछ भी गुजरते हुए नहीं देखा। लेकिन जो कुछ भी है रिपब्लिकन टीवी पर, क्या हमारे पास शिपयार्ड्स में कोई है, गोदामों में? ड्रोन सिर्फ उसी जहाज के पीछे क्यों गए? इस सवाल का जवाब देने के लिए तारीख पर ध्यान दो। 3 जून। यह सेंट पीटर्सबर्ग का आम दिन नहीं था। यह शहर के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का उद्घाटन दिवस था। इस कार्यक्रम को खुद रूसी लोग रूसी दावोस कहते हैं। दुनिया भर के हजारों मेहमान, मंच तैयार और पुतिन मुख्य सितारे थे। ये वो दिन होना था जब सेंट पीटर्सबर्ग दुनिया को दिखाता कि रूस अब भी मजबूती से खड़ा है और कारोबार कर रहा है। इसके बजाय शहर ने धुएं के साथ सुबह शुरू की, क्योंकि उसी सुबह अन्य यूक्रेनी ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल को निशाना बनाया। देश के सबसे बड़े ईंधन निर्यात केंद्रों में से एक। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उसी दिन हमलों की पुष्टि की और क्रोनस्टाट में सैन्य ठिकानों पर हमला होने की बात कही। हमलों के होने का समय उनकी मंशा के बारे में बहुत कुछ बताता है। पुतिन का खुद के मंच पर अपमान। मौका दिन को तो समझाता है, लेकिन निशाने को नहीं समझाता। निशाने को समझने के लिए आपको देखना होगा कि ड्रोन ठीक कहाँ है। उन्होंने सही जगह मारी, ये किस्मत से नहीं बल्कि सटीक निशाना था। दोनों हमले एक के बाद एक जहाज के बिल्कुल बीचों बीच कमांड ब्रिज और मस्तूल के इलाके में हुए और डिफेंस एक्सप्रेस के विश्लेषण के अनुसार
जो एक यूक्रेनी रक्षा संस्थान है, ठीक वहीं पर वो सब कुछ है जो इस जहाज को चलाता है। FURC-2 एयर सर्विलांस रडार, मोन्यूमेंट ए रडार जो मिसाइलों को गाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी ड्रोन ने जहाज के मुख्य हिस्से को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने दिमाग व आंखों को निशाना बनाया। अगले दिनों में जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरें गिरे हुए मस्तूल और ऊपरी ढांचे को दिखाती हैं। जहाज का पूरा ऊपरी हिस्सा जल चुका था और यूक्रेन के ड्रोन फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने हमले की घोषणा करते समय एक खास शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने नहीं कहा कि ड्रोन ने जहाज को निशाना बनाया, उन्होंने कहा ड्रोन ने जहाज का शिकार किया। हाँ, शिकार किया। शिकार करना हमला करने से अलग है। जो हमला करता है वो सामने जो भी आता है उस पर गोली चला देता है। शिकारी पहले शिकार चुनता है, उसका अध्ययन करता है और जानता है कि वह क्या है और उसकी कीमत क्या है। और ये जहाज क्या था? रूस इसे पूरी दुनिया से छुपा रहा था। उसका नाम बोयकी है। ये एक कॉर्वेट है जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था। 2013 से बाल्टिक बेड़े में सेवा दे रही है। कागजों पर ये एक आम युद्धपोत है। 100 मिलीमीटर की तोप, एंटी शिप मिसाइलें, एंटी एयर डिफेंस। लेकिन बोयकी की एक और जिंदगी थी। पिछले साल जून में समुद्री विश्लेषकों ने इंग्लिश चैनल की ट्रैकिंग प्रणालियों में एक अजीब चीज देखी। दुनिया का हर जहाज पहचान का सिग्नल भेजता है। ये बिल्कुल कार की नंबर प्लेट जैसा है, बस समुंदर में। और वहां एक वस्तु झूठी पहचान भेज रही थी। कभी वो एक चीज के रूप में दिखता था, कभी दूसरी के रूप में। BBC ने सैटेलाइट इमेज को इन डेटा के साथ मिलाया और उस भेष को बेनकाब कर दिया। वो बोयकी था, रूसी युद्धपोत जो गाइडेड मिसाइलों से लैस था। नाटो के पानी में तैरते हुए वह कुछ और होने का नाटक कर रहा था। वह गिनी, अफ्रीका से ट्रांसपॉन्डर के साथ निकला था। वह उपकरण जो पहचान का यह सिग्नल भेजता है बंद कर दिया गया था और वो 2 पेट्रोल टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रहा था, सिएरा और नाक्सोस। दोनों पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। दोनों घोष फ्लीट का हिस्सा थे, पुराने जहाज़ों का एक नेटवर्क जिनकी झंडियां बदली जाती है और मालिक फर्जी कंपनियों में छुपे होते हैं, जिसका रूस इस्तेमाल करता है ताकि वो प्रतिबंधों से बचकर तेल बेच सके, जो इस युद्ध को फंड करता है। ये पहली बार था दर्ज इतिहास में जब रूसी युद्धपोत ने प्रतिबंधित तेल टैंकरों को इंग्लिश चैनल से एस्कॉर्ट किया। और यही नहीं रुका। खोजी मीडिया संस्थान द इनसाइडर के अनुसार बोयकी ने बाद में उन जहाज़ों के साथ भी यात्रा की जो सीरिया के टार्ट्स बेस से रूसी सैन्य उपकरण निकाल रहे थे। इस साल जनवरी में उसे फिर से इंग्लिश चैनल में एक टैंकर को एस्कॉर्ट करते देखा गया, जिसे ब्रिटिश नौसेना का जहाज करीब से मॉनिटर कर रहा था। इन एस्कॉर्ट से क्रेमलिन का संदेश साफ था, अगर आप मेरे टैंकरों के पास आएंगे तो पहले युद्धपोत के पास आना होगा। ये काम कर गया। 1 साल से ज्यादा तक ये स्टील का भूत यूरोप के दरवाजे से गुजरा, किसी ने नहीं छुआ। यही यूक्रेन ने क्रोनस्टार्ट में शिकार किया। कोई आम कॉर्वेट नहीं, ऑपरेशन का बॉडीगार्ड जो युद्ध के फंड को बनाए रखता है, पुतिन का। और देखिए, अगर आप वही गहराई ढूंढ रहे हैं जो न्यूज़ पोर्टल्स नहीं जोड़ पाते, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही काम हम यहाँ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन रूस जहाज को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बदल देता है, मरम्मत कर देता है और 1 या 2 साल में भूत फिर से डराने आ जाता है। सही है? गलत। इसे रूस खुद साबित करता है। 17 दिसंबर 2021 सेवर्नाया वेर्फ शिपयार्ड, सेंट पीटर्सबर्ग में प्रोवोर्नी नामक कोरवेट, जो बोयकी की ही श्रेणी की कोरवेट है, निर्माण के दौरान आग पकड़ती है। आग ठीक उसी क्षेत्र में शुरू होती है, पुल और मस्तूल, और ये लगभग 20 घंटे तक जलती रही। ये गैर आधिकारिक अनुमान है
जो खुद रूसी मीडिया में घूम रहे थे। वे 22 अरब रूबल के नुकसान की बात कर रहे थे, एक जहाज में जिसकी कीमत 30 अरब, यानी आग ने जहाज के मूल्य का 70% खा लिया। रूस ने पुनर्निर्माण का निर्णय लिया, ऊपरी हिस्सा निकाला, नया बनाया, डिलीवरी का वादा किया। ये 4.5 साल पहले की बात है और प्रोवोर्नी आज तक सेवा में नहीं आई है। ये है मापदंड। रूस का अपना मापदंड अपनी ही खाल पर नापा गया। इस परिवार की कार्वेट के पुल और मस्तूल में आग लगना सालों, शायद 1 दशक का नुकसान है, और ये लागत एक नया जहाज बनाने के बराबर है। और इसमें एक और गंभीर बात भी है। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार सबसे बड़ा नुकसान शायद खुद विस्फोट से नहीं हुआ, ये बाद में फैली आग से हुआ, केबल डक्ट्स, वेंटिलेशन और डेक्स के बीच की खाली जगहों से। और रक्षा विश्लेषण एक दूसरे खामोश दुश्मन की ओर इशारा करते हैं, जो आग बुझने के बाद भी काम करता रहता है। पानी। फायर फाइटर्स ने जहाज पर जो टन टन पानी डाला, वो केबल से बहकर इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट्स में चला जाता है, और अगले कुछ महीनों में जंग और शॉर्ट सर्किट्स दिखने लगते हैं। द्वारा इसी वजह से विश्लेषकों के बीच जो मूल्यांकन चल रहा है वह सख्त है। बोइकी को बहाल करना शायद बस लायक ही न हो। पुराने जहाज को फिर से जीवित करने में लगभग नए जहाज जितना खर्च आ जाएगा। यही वो सवाल है जिससे क्रेमलिन नफरत करता है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक और जहाज क्यों नहीं बना सकती? तो ठीक है, समस्या बोइकी नहीं है, समस्या फैक्ट्री है। देखो ये नंबर। प्रोवोर्नी, वो कॉर्वेट जो जल गई थी, एक ऐसी सीरीज से है जो 12 साल से ज्यादा समय से बन रही है, और आज तक उस सीरीज के सिर्फ 2 जहाज ही तैयार हो पाए हैं। 12 साल, 2 जहाज। आजकल यही है रूसी शिपयार्ड की असली रफ्तार। जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोइकी में जली, जैसे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। ये विशेष नेवल सिस्टम हैं जो एक सैन्य औद्योगिक चेन पर निर्भर करते हैं, जो कि हजारों हजार प्रतिबंधों से दबाव में है। हर एक घटक जो कमी है वह कतार में एक और साल जोड़ देता है। बोइकी कोई अकेला दुर्भाग्य नहीं था। बोइकी रूसी सतह नौसेना की असली स्थिति का एक नमूना है। जहाज पुराने हो रहे हैं, शिपयार्ड भरे हैं, और नुकसान के मुकाबले नई आपूर्ति नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बार की बात थी, तो पिछले 7 दिन इसका उल्टा साबित करते हैं। बोइकी पर हमले के 3 दिन बाद 6 जून की सुबह यूक्रेन फिर लौटा। फिर क्रोनस्टार्ट, फिर 1000 किलोमीटर उड़ान। इस बार खुद जेलेंस्की के अनुसार लक्षित स्थान सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में रूसी नौसेना के शस्त्रागार थे। स्थानीय अधिकारियों ने जलती हुई सैन्य सुविधा के पास से निवासियों को हटा दिया। एक ही हफ्ते में 2 बार रूस का सबसे सुरक्षित ठिकाना बिना ताले के दरवाजे की तरह खुल गया। ये अब हमला नहीं है, यह युद्ध के नए मोर्चे की शुरुआत है। नक्शे का एक नया हिस्सा जहां युद्ध शुरू होता है, यूक्रेन की खाइयों से दूर। बाल्टिक, जिसने पूरी जंग के दौरान एक सुरक्षित पिछला मोर्चा बना रखा था, अब शिकार का इलाका बन गया है। और पश्चिमी नौसेना विश्लेषक अब एक जबरदस्त विडंबना पर चर्चा कर रहे हैं। बाल्टिक बेड़े को अपने जहाजों को कालिनिंग्राद में छुपाना पड़ सकता है, क्योंकि वह एन्क्लेव नेटो के क्षेत्र से घिरा हुआ है, और वहां हमला करना यूक्रेन के लिए राजनीतिक रूप से जटिल है। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचो। रूसी युद्धपोत जितना वे नाटो के करीब होते हैं, उतना ही सुरक्षित रहते हैं। इसी बीच छाया बेड़ा और अकेला हो गया। उसका सबसे अनुभवी अंगरक्षक एक सूखी गोदी में जल चुका है। इसी बीच दूसरी तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि वह भूतिया बेड़े का हिस्सा होने के संदेह वाले जहाजों को रोककर उनकी जांच करने के लिए तैयार है। हर रूसी तेल से लदा टैंकर
जो अब इंग्लिश चैनल में प्रवेश करता है, ये जानते हुए चलता है कि वह एस्कॉर्ट, जिसके रहते कोई भी जहाज रोकने की हिम्मत नहीं करता था, अब मौजूद नहीं है। आखिरकार बोइकी की कहानी सिर्फ एक जहाज से कहीं बड़ी है। ये इस बारे में है कि अंधेरे में काम करने वाली हर चीज के साथ क्या होता है। भेष वर्षों तक काम करता रहा, फर्जी पहचान दे रडारों को धोखा दिया, लेकिन जो अंधेरे में छुपा होता है वो तभी तक काम करता है जब तक कोई रोशनी नहीं जला देता, और जब रोशनी जलती है तो भेष ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यूक्रेन ने सिर्फ एक कॉर्वेट नहीं तबाह किया, एक ही रात में उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया कि पुतिन के राज छुपाने के लिए कोई भी जगह सुरक्षित है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। बाल्टिक क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा, भूतिया बेड़े की तलाश और तेज हो जाएगी। हर नया अध्याय यहीं से गुजरेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस बदलाव को देख सकें। और जाने से पहले आपकी राय में एक बात मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या रूस अपनी छवि बचाने के लिए बोइकी को फिर से बनाने की कोशिश करेगा, या फिर वो जहाज को छोड़ देगा और चुपचाप नुकसान को स्वीकार कर लेगा? मैं जवाब पढ़ता हूँ। अगले वीडियो तक